वेलकम बैक स्टूडेंट्स। निर्मल पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, कल की क्लास में हम पढ़ रहे थे रंग के बारे में कि संकुल यौगिकों में रंग कैसे दिखाई देता है। मैंने आपको बताया था कि कोई भी पदार्थ जो विजिबल रीजन से लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है, विजिबल रीजन कितना होता है 400 से 700 नैनोमीटर। कोई भी पदार्थ जो विजिबल रीजन से लाइट का एब्जॉर्प्शन कर रहा है वह पदार्थ होता है रंगीन। कैसा होता है? रंगीन। और वह पदार्थ जो विजिबल रीजन से लाइट एब्जॉर्ब नहीं कर रहा वह पदार्थ कैसा होगा? वह पदार्थ कहलाएगा रंगीन पदार्थ कहलाएगा, कलरलेस पदार्थ कहलाएगा। अब देखिए हमें कैसे पता लगे कि कौन सा पदार्थ विजिबल रीजन से लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है और कौन सा पदार्थ विजिबल रीजन से लाइट एब्जॉर्ब नहीं कर रहा। तो मैंने आपको दो तरह के कॉन्सेप्ट बताए थे, एक तो था डी टू डी संक्रमण और दूसरा है चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। डी टू डी संक्रमण हम कल की क्लास में समझ चुके थे। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। डी टू डी संक्रमण में मैंने आपको क्या बताया कि सबसे पहले समान ऊर्जा के होते हैं 5 ऑर्बिटल्स। क्या होते हैं? समान ऊर्जा के 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। कौन से? डी ऑर्बिटल्स। समान ऊर्जा के डी ऑर्बिटल्स कौन कौन से होते हैं? ये डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। जैसे ही लिगेंड पास आएगा इसमें हाई एनर्जी के हो जाते हैं ईजी ऑर्बिटल और लोअर एनर्जी के टी टू जी ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है। डी टू डी ट्रांजिशन से क्या मतलब है हमारा कि टी टू जी ऑर्बिटल्स भी डी ऑर्बिटल्स कहलाते हैं और ईजी ऑर्बिटल भी डी ऑर्बिटल्स कहलाते हैं। यदि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हाई एनर्जी में हो जाए तो यह कहलाएगा डी टू डी ट्रांजिशंस। क्या कहलाएंगे? डी टू डी ट्रांजिशंस कहलाएंगे। अब बात सामने आती है कि पहले ये तो पता लगे कि इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो वो तो हम बार बार देख रहे हैं जब अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरते हैं। जैसे अपन ने एग्जाम्पल लिया था टाइटेनियम H2O का होल 6 3+। ये कौन सा विन्यास है? D1 विन्यास। एक इलेक्ट्रॉन किसमें भर दिया? T2g ऑर्बिटल में। अपन ने कहा कि जब यह ऑर्बिटल्स या जब यह कॉम्प्लेक्स विजिबल रीजन से लाइट एब्जॉर्ब नहीं करता, ये प्रकाश की अनुपस्थिति में यह दिखाई देता है रंगहीन। लेकिन जब यह विजिबल रीजन से या दृश्य प्रकाश से लाइट एब्जॉर्ब कर लेता है तो यह इलेक्ट्रॉन पहुंच जाता है हाई एनर्जी के ईजी ऑर्बिटल्स में। जब यह इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी से हाई एनर्जी के ईजी ऑर्बिटल्स में पहुंच जाएगा तो यह कॉम्प्लेक्स हमें कैसा दिखाई देगा? रंगीन कॉम्प्लेक्स दिखाई देगा। इसके साथ ही मैंने आपको बताया था कि वे कॉम्प्लेक्स जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन लगभग समान होते हैं वो कॉम्प्लेक्स लगभग समान रंग के दिखाई देते हैं। ठीक है। इसके अलावा D0 और D10 दो ऐसे विन्यास हैं जिनमें D टू D ट्रांजिशंस नहीं पाए जाते। D0 में क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन एब्सेंट है। और D10 में क्यों? क्योंकि वैकेंट ऑर्बिटल एब्सेंट है। इस वजह से इन दोनों में क्या नहीं पाए जाते? डी टू डी ट्रांजिशंस नहीं पाए जाते। ये तो बात हुई पहला कॉन्सेप्ट जिसके कारण हमें रंग दिखाई देता है। उसके बाद आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, सेकंड कॉन्सेप्ट ऑफ द कलर। कौन सा है? चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। नाम, आवेश, स्थानांतरण, स्पेक्ट्रम। देखिए यदि इसका नाम गौर से देखा जाए तो नाम से ही पता लग रहा है कि आवेश का कोई ना कोई रोल तो इसमें है। आवेश के कारण जब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा, किसका स्थानांतरण? इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। जब आवेश के कारण इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा तो वही क्या कहलाएगा? चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम। अब बात आती है कि आवेश के कारण इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कैसे होगा। देखिए हमने पहले पढ़ा था कि जब ऑक्सीडेशन स्टेट होती है कम तो जो प्रबल लिगेंड है वो तो अपने इलेक्ट्रॉन दे देते हैं किसको? मेटल को।
लेकिन जो दुर्बल लिगेंड, कौन से वीक लिगेंड, वो आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाते, और यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन स्टेट कम है, इस वजह से इस मेटल को इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाते। लेकिन यदि ऑक्सीडेशन स्टेट हाई कर दी जाए, यदि ऑक्सीडेशन स्टेट का मान अधिक हो, तो ऑक्सीडेशन स्टेट का मान अधिक होने पर जो दुर्बल लिगेंड हैं, ये हाई ऑक्सीडेशन स्टेट की मेटल इन दुर्बल लिगेंड से भी इलेक्ट्रॉन को खींच लेती है। जब ये हाई ऑक्सीडेशन स्टेट की मेटल दुर्बल लिगेंड से भी इलेक्ट्रॉन को खींच लेगी, तो लिगेंड से मेटल में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो जाएगा। किसका स्थानांतरण हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो जाएगा। और यह इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा कौन सी लाइट के एब्जॉर्ब करने पर, विजिबल लाइट के एब्जॉर्ब करने पर, जिसकी परास होती है 400 से 700 नैनोमीटर। जब इस कॉन्सेप्ट में भी लाइट विजिबल से ही या दृश्य प्रकाश से ही एब्जॉर्ब की जा रही है, इसका मतलब यहाँ पर भी रंग दिखाई देगा, क्योंकि अपन ने कहा था कि जब कोई कॉम्प्लेक्स विजिबल रीजन से लाइट एब्जॉर्ब करेगा, दृश्य प्रकाश से लाइट एब्जॉर्ब करेगा, उस समय पर क्या होगा, हमें वह कॉम्प्लेक्स रंगीन दिखाई देगा। इसका मतलब क्या हुआ कि चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा किसे कहेंगे, जब एक आणविक कक्षक से दूसरे आणविक कक्षक में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, तो वह कहलाता है चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। कहने का मतलब क्या हुआ कि एक आणविक कक्षक से दूसरे आणविक कक्षक में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो सकता है। वे आणविक कक्षक हो सकते हैं धातु के हों, और वे आणविक कक्षक हो सकते हैं लिगेंड के हों। कहने का मतलब धातु के आणविक कक्षक और लिगेंड के आणविक कक्षक दोनों के मध्य में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो सकता है। किसका स्थानांतरण हो सकता है, दोनों के मध्य में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो सकता है। अब सबसे मेन बात कि धातु पर आवेश का मान जितना ज़्यादा होगा, रंग उतना ही गहरा दिखाई देगा। कहने का मतलब क्या हुआ, जो रंग की गहराई है वो उतनी ही ज़्यादा होगी जितना ज़्यादा क्या होगा, आवेश होगा। आवेश का मान जितना ज़्यादा होगा, रंग उतना ही गहरा दिखाई देगा। जैसे हम बात करें Mn+7 की, यहाँ पर मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +7। इतनी अधिक ऑक्सीडेशन स्टेट में यह दुर्बल लिगेंड से भी इलेक्ट्रॉन को तीव्र गति से खींच सकता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। इस वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाएगा और हमें Mn+7 का कॉम्प्लेक्स कैसा दिखाई देगा, रंगीन दिखाई देगा। अब इसको यदि शॉर्ट रूप में बोला जाए तो सीधी सी बात यह है कि जितनी अधिक मेटल पर ऑक्सीडेशन स्टेट है, वहां पर उतनी ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी है चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा की। हमें क्या देखना है कि मेटल पर ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा है या कम है। अब अपन ले रहे हैं 4 एग्जाम्पल, किसके, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा के, जिनमें हमें देखना है कि इनमें चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा होगा या नहीं होगा। सबसे पहले Ti+4, वेनेडियम +5, क्रोमियम +6 और मैग्नीज +7। ये 4 कॉम्प्लेक्स है हमारे पास। इन कॉम्प्लेक्स से जब बात की जाए टाइटेनियम के लिए, तो टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 22, आर्गन 18, 3d2 4s2। ठीक है, हमें यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने हैं। s के 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, d के 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स बना 3d0 और 4s0। इसका मतलब यह कौन सा कॉम्प्लेक्स है, d0 कॉम्प्लेक्स है। कौन सा कॉम्प्लेक्स है, d0 कॉम्प्लेक्स है। और इसमें हम यहाँ पर लिखें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने, 0, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो अनपेयर्ड और पेयर्ड का तो सवाल ही नहीं उठता। अब हम बात करें वेनेडियम, जिसका परमाणु क्रमांक 23, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें आर्गन 18, 3d3 4s2। 5 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन s के बाहर निकल गए, 3 इलेक्ट्रॉन d के बाहर निकल गए। हमारे पास विन्यास बचा 3d0 और 4s0। ठीक है, इसका मतलब यह विन्यास भी d0 है और यहाँ पर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 0 है। अब हम बात करें क्रोमियम के लिए, क्रोमियम 6, आर्गन 18,
3d5 4s1। 6 इलेक्ट्रॉन निकालने, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया, 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गए, 6 इलेक्ट्रॉन निकल गए। यहाँ पर भी विन्यास कैसा d0, क्योंकि क्या रह गया 3d0 और 4s0। इसी प्रकार से मैग्नीज +7 की बात की जाए, परमाणु क्रमांक कितना 25, आर्गन 18, 3d5 4s0, 2 इलेक्ट्रॉन इसके, 5 इलेक्ट्रॉन इसके, 7 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, विन्यास d0, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0। चारों ही कॉम्प्लेक्स जो देखा जाए तो चारे ही कॉम्प्लेक्स में d0 विन्यास पाया जा रहा है। कौन सा विन्यास पाया जा रहा है, d0 विन्यास। हमने कल देखा कि जब d0 विन्यास पाया जाता है तो वहां पर कम से कम d to d ट्रांजिशंस तो नहीं होंगे। इसका मतलब हम बात करें इन चारों ही कॉम्प्लेक्सेज की, चारों ही कॉम्प्लेक्सेज में d0 विन्यास पाया जा रहा है। इस वजह से यहाँ पर d to d ट्रांजिशंस नहीं होते हैं। ठीक है, तो फिर कॉम्प्लेक्स रंगीन कैसे दिखाई दे रहा है, यहाँ पर होता है चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। तो एक बात तो आप ये ध्यान रखिए कि वे कॉम्प्लेक्स जिनमें d to d ट्रांजिशंस नहीं होते उन्हीं में पॉसिबिलिटी रहती है चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा की। अब ऐसा नहीं है कि वे सभी कॉम्प्लेक्स जिनमें d to d ट्रांजिशंस नहीं होते सभी में चार्ज ट्रांसफर पाया जाए, नहीं, उनमें भी वे कॉम्प्लेक्स जिनकी बहुत ज़्यादा हाई ऑक्सीडेशन स्टेट पाई जाती है, जो दुर्बल से दुर्बल लिगेंड से भी इलेक्ट्रॉन खींच सकते हैं, उन्हीं कॉम्प्लेक्सों में कौन सा कॉन्सेप्ट पाया जाएगा, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा पाया जाएगा। इसके द्वारा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। ठीक है, अब मैं बात करूं टाइटेनियम +4 की। हमने अभी अभी देखा कि ऑक्सीडेशन स्टेट का मान, आवेश का मान जितना अधिक होगा वहां पर कलर उतना ही गहरा दिखाई देगा। Ti+4 की बात की जाए, यहाँ पर आवेश +4 है, यहाँ पर चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा नहीं पाया जाता क्योंकि यह सफिशिएंट नहीं है दुर्बल लिगेंड से इलेक्ट्रॉन खींचने के लिए। इस वजह से Ti+4 में चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा नहीं पाया जाता और d to d ट्रांजिशंस तो इसमें पाया जाता ही नहीं। इसका मतलब जो कॉम्प्लेक्स है वो कैसा दिखाई देता है, रंगहीन कॉम्प्लेक्स दिखाई देता है। कैसा कॉम्प्लेक्स दिखाई देता है, रंगहीन कॉम्प्लेक्स दिखाई देता है। अब बात करें वेनेडियम +5 की। वेनेडियम +5 में क्या होता है, यहाँ पर 5 ऑक्सीडेशन स्टेट है। 5 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होता है, यह इलेक्ट्रॉन खींच सकता है। इस वजह से यह दिखाई देता है हमें कैसा, बैंगनी रंग का। कैसा दिखाई देता है, सॉरी नारंगी रंग का दिखाई देता है, नारंगी पीला। यह दिखाई देता है हमें नारंगी पीले रंग का। अब हम बात करें तीसरे कॉम्प्लेक्स क्रोमियम +6 की। यहाँ पर भी d0 विन्यास है, d to d ट्रांजिशंस तो नहीं पाया जाता। यहाँ पर पाया जाता चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट कैसी है, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट है। इस वजह से यह कॉम्प्लेक्स दिखाई देता है नारंगी रंग का। कैसे रंग का, नारंगी रंग का दिखाई देता है। बात करें Mn+7 की, तो Mn+7 कॉम्प्लेक्स में बहुत ज़्यादा हाई ऑक्सीडेशन स्टेट पाई जाती है, इसलिए यह कॉम्प्लेक्स पाया जाता है गहरे बैंगनी रंग का। कैसा पाया जाता है, गहरे बैंगनी रंग का कॉम्प्लेक्स पाया जाता है। ठीक है, तो हमारे पास 2 ऐसे कॉन्सेप्ट थे जिनके कारण हमें रंग दिखाई देता है। पहला कौन सा, d to d ट्रांजिशंस, और दूसरा कौन सा, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा के कारण क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स लिगेंड से मेटल की तरफ मूव कर जाते हैं। ये जो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन हैं, ये लिगेंड के इलेक्ट्रॉन मेटल आसानी से खींच सकता है। इस वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किसके कारण हुआ, चार्ज के कारण हुआ। और चार्ज के कारण इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होने के कारण ही इसे क्या कहा जाता है, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा कहा जाता है। चूंकि इस प्रोसेस में लाइट एब्जॉर्ब की जाती है 400 से 700 नैनोमीटर के मध्य के प्रकाश से, या कह सकते हैं दृश्य प्रकाश से। इस वजह से चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा के कारण संकुल कैसे दिखाई देते हैं, रंगीन दिखाई देते हैं। ठीक है, ये हुआ हमारा चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा।
अब नेक्स्ट टॉपिक, और कहें तो आपके पहले चैप्टर का सेकंड लास्ट टॉपिक, जिसका नाम है जॉन टेलर प्रमेय या जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। इसके बाद लास्ट टॉपिक होगा आपका लिमिटेशंस ऑफ द सीएफटी, सीएफटी की कमियां। ठीक है, टॉपिक क्या है? जॉन टेलर प्रमेय या जॉन टेलर डिस्टॉर्शंस। डिस्टॉर्शन मतलब विकृति, जॉन टेलर विकृति। ठीक है, ये हमें देखना है। सबसे पहले जॉन टेलर डिस्टॉर्शन या जॉन टेलर प्रमेय दी किसके लिए गई थी? तो जॉन और टेलर नामक वैज्ञानिक थे। उन वैज्ञानिकों ने क्या किया? उन वैज्ञानिकों ने बताया कि वे कक्षक जिनमें अनसिमेट्रिकली फील्ड क्या पाए जाते हैं? डी ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं। वे कॉम्प्लेक्स जिनमें अनसिमेट्रिकली फील्ड डी ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं, उन कॉम्प्लेक्सेज में क्या होता है? जो अष्टफलकीय कॉम्प्लेक्स है वह कॉम्प्लेक्स विकृत हो जाता है, डिस्टॉर्टेड हो जाता है। विकृत से मतलब कोई बॉन्ड छोटा कोई बॉन्ड बड़ा। वह जो कॉम्प्लेक्स है वह हो जाता है विकृत, और इसे ही किसने कहा था? जॉन टेलर ने। इस वजह से इस कॉन्सेप्ट को कहा गया कौन सा? जॉन टेलर प्रमेय। ठीक है, जॉन टेलर ने मुख्यतः बात की थी ईजी ऑर्बिटल्स की। कौन से ऑर्बिटल्स की? ईजी ऑर्बिटल्स की। इसने मुख्यतः ईजी ऑर्बिटल्स की बात की थी। ईजी ऑर्बिटल्स में आते हैं आपके dx²y² और dz² ऑर्बिटल। कौन कौन से ऑर्बिटल? dx²y² और dz² ऑर्बिटल पाए जाते हैं। इसने कहा कि यदि किसी कॉम्प्लेक्स में ईजी ऑर्बिटल्स असममित रूप से भरे हुए हैं तो वहां पर अष्टफलकीय कॉम्प्लेक्स विकृत हो जाता है, और इसी विकृति को कहा जाता है जॉन टेलर विकृति या जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। अब हमें कैसे पता लगे कि ईजी ऑर्बिटल सममित रूप से भरा हुआ है या असममित रूप से भरा हुआ है? ठीक है, तो सममित रूप से भरा होने का मतलब क्या? कि ईजी ऑर्बिटल्स में यदि समान रूप से या समान संख्या में इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं तो उसे कहेंगे अपन सममित रूप से भरा हुआ ईजी कक्षक। और यदि उसमें समान इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, दोनों में अलग अलग इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, तो उसे कहेंगे अपन क्या? असममित रूप से भरे हुए ईजी कक्षक। सममित को इंग्लिश में बोला जाता है सिमेट्रिकल, और असममित को बोला जाता है अनसिमेट्रिकल। तो जब भी मैं इस टॉपिक में सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल वर्ड यूज करूं, आप समझ जाना सिमेट्रिक का मतलब सममित और अनसिमेट्रिकल का मतलब असममित। ठीक है, इसने बोला क्या? सबसे पहले इसने कहा कि यदि किसी भी डी ऑर्बिटल्स में अनसिमेट्रिकली फीलिंग पाई जाती है किसकी? इलेक्ट्रॉन्स की, तो वहां पर जो अष्टफलकीय कॉम्प्लेक्स है वह विकृत हो जाता है, और इस कारण से यह कॉन्सेप्ट कहलाता है जॉन टेलर विकृति या जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। ठीक है, यहाँ पर इसने कहा मुख्यतः जोड़ दिया ईजी ऑर्बिटल्स में। ईजी ऑर्बिटल्स में इसने कहा कि यदि ईजी ऑर्बिटल्स में से dx²y² और dz² ऑर्बिटल्स में से कोई एक ऑर्बिटल्स में कम इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं और एक कॉम्प्लेक्स में अधिक इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, तो दोनों कक्षकों में इलेक्ट्रॉन की संख्या अलग अलग होने के कारण यह कॉम्प्लेक्स कहलाएगा असममित ऑर्बिटल या असममित ईजी ऑर्बिटल्स। और यदि समान संख्या में पाए जा रहे हैं तो सममित ईजी ऑर्बिटल्स। जैसे ये समान ऊर्जा के 5d कक्षक हैं। कौन कौन से? dxy, dyz, dxz, dx²y² और dz²। ये क्या है? समान ऊर्जा के डी ऑर्बिटल। क्या है? समान ऊर्जा के डी ऑर्बिटल हैं। जब लिगेंड इनके पास अप्रोच करते हैं तो हाई एनर्जी पे होते हैं ईजी ऑर्बिटल्स और लोअर एनर्जी पर T2G ऑर्बिटल। ठीक है,
यहाँ पर असममित रूप से भरे हुए कक्षक से हमारा क्या मतलब है कि इस प्रकार से यदि Eg में केवल एक इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है तो हम देख रहे हैं कि एक ऑर्बिटल, चाहे इसको dz² मानो चाहे dx²y² मानो, कोई भी मान सकते हैं, क्योंकि दोनों का बराबर अधिकार है इस इलेक्ट्रॉन पर, तो यह किसी में भी जा सकता है। ठीक है, माना यह dx²y² में गया, dz² खाली है, तो दोनों में समान इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, इसलिए इसे कहा जाता है एसिमेट्रिकल फील्ड d ऑर्बिटल। यदि दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता तो उसे बोलते हैं अपन सिमेट्रिकली फील्ड d ऑर्बिटल्स। ठीक है, यहाँ पर असमान रूप से इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, इसलिए क्या कहा, इसे अपन ने अनसिमेट्रिकली फील्ड d ऑर्बिटल्स कहा। अब ध्यान से सुनिए, जॉन टेलर कहते हैं कि जिस ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा पाए जाते हैं, आने वाले लिगेंड उस ऑर्बिटल पर ज्यादा प्रतिकर्षण बल लगाते हैं। दोबारा सुनिए, जिस ऑर्बिटल्स में ज्यादा इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, आने वाले इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल पर आने वाले लिगेंड ज्यादा प्रतिकर्षण बल लगाते हैं। जब ज्यादा प्रतिकर्षण बल लगेगा तो उस प्रतिकर्षण बल को कम करने के लिए उस ऑर्बिटल से संबंधित जो बॉन्ड हैं वो अपने आकार को लंबा कर लेते हैं। बॉन्ड कैसे हो जाते हैं, लंबे हो जाते हैं। कहने का मतलब उनमें विकृति आ जाती है। क्यों? क्योंकि वो अपने प्रतिकर्षण बल को कम कर रहे हैं, जिससे कॉम्प्लेक्स क्या हो जाए, स्थायी हो जाए। यह कॉन्सेप्ट बहुत ही इजी है, आपको केवल एक एक शब्द थोड़ा ध्यान से सुनना है। सबसे पहली बात, जॉन टेलर ने बोला कि d ऑर्बिटल्स यदि अनसिमेट्रिकली फील्ड है, असममित रूप से भरे हुए हैं, तो उस समय क्या पाया जाएगा, जॉन टेलर प्रभाव पाया जाएगा। यदि ये सममित रूप से भरे हुए हैं तो जॉन टेलर प्रभाव नहीं पाया जाएगा। इन्होंने मुख्यतः जोर दिया था Eg ऑर्बिटल्स में और कहा कि Eg ऑर्बिटल्स यदि असममित रूप से भरा हुआ है तो वहां पर जॉन टेलर डिस्टॉर्शन पाया जाता है। जैसे मान के चलो Eg ऑर्बिटल्स में से एक ऑर्बिटल्स में अधिक इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं और दूसरे ऑर्बिटल्स में कम इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, तो जिस ऑर्बिटल्स में अधिक इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, आने वाला लिगेंड उस ऑर्बिटल पर ज्यादा प्रतिकर्षण लगाएगा। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। क्यों? क्योंकि एक में कम इलेक्ट्रॉन, दूसरे में ज्यादा इलेक्ट्रॉन, तो जिसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन है उसमें प्रतिकर्षण बल ज्यादा लगेगा। तो वह ऑर्बिटल जिसमें प्रतिकर्षण बल ज्यादा लग रहा है, वह स्वयं से संबंधित बॉन्ड्स को क्या कर देता है, अपने आकार में लंबा कर लेता है। बॉन्ड का आकार कैसा हो जाता है, लंबा, जिससे मेटल और लिगेंड के मध्य का प्रतिकर्षण बल कम हो जाए। जब प्रतिकर्षण बल कम हो गया तो कॉम्प्लेक्स, जो बनने वाला कॉम्प्लेक्स है, वह कॉम्प्लेक्स कैसा हो जाएगा, स्थायी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। कैसा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, स्थायी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं बात करता हूँ, जैसे मान के चलो ये जो एक इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है dz² ऑर्बिटल में। ये जो एक इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है, ये पाया जा रहा है dz² ऑर्बिटल में। और हम बात करें ऑक्टाहेड्रल की, तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री कैसी होती है, ये मेटल, चारों तरफ क्या होते हैं, लिगेंड। एक लिगेंड कहाँ होता है, ऊपर, और एक लिगेंड कहाँ होता है, नीचे। यही है भाई, एक समतल में चार लिगेंड, एक लिगेंड ऊपर, एक लिगेंड नीचे। ये क्या पाया जा रहा है, आपका ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री पाई जा रही है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है dz² ऑर्बिटल से। जैसे माना ये लिगेंड है H2O लिगेंड, जब ये 6 की 6 H2O लिगेंड मेटल पे अप्रोच करेंगे, चूंकि T2g ऑर्बिटल में तो तीनों इलेक्ट्रॉन समान रूप से भरे हुए हैं, इन पर लगने वाला प्रतिकर्षण बल तीनों ही कक्षक में समान है। समान है या नहीं भाई, तीनों में समान इलेक्ट्रॉन है तो रिपल्सन फोर्स भी समान होगा। लेकिन यहाँ पर dx² में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन dz² में एक इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है। इसका मतलब जो आने वाले लिगेंड हैं, जो आने वाले 6 H2O लिगेंड हैं, ये H2O लिगेंड इस dz² ऑर्बिटल पर ज्यादा प्रतिकर्षण बल लगाएंगे, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है, और dx² ऑर्बिटल्स पर प्रतिकर्षण बल नहीं लगाएंगे। जॉन टेलर ने कहा कि वे ऑर्बिटल जिन पर ज्यादा प्रतिकर्षण बल लगता है, वे अपने आकार को क्या कर लेते हैं, लंबा कर लेते हैं। ये जो ऑर्बिटल्स पाए जा रहे हैं, ये अपने आकार को लंबा कर लेंगे, और आकार को लंबा करने से क्या फायदा हुआ कि ये जो मेटल है और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन और मेटल के इलेक्ट्रॉन के बीच में जो प्रतिकर्षण बल है वो हो गया कम। जब प्रतिकर्षण बल या रिपल्सन फोर्स
कम हो गया, इसका मतलब कॉम्प्लेक्स क्या हो गया, स्थायी हो गया। यहाँ पर विकृति हो रही है, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि कॉम्प्लेक्स अस्थायी हो रहा है। यहाँ पर जॉन टेलर विकृति से कॉम्प्लेक्स स्थायी होता है। कहने का मतलब दिस इज स्टेबलाइजेशन कॉन्सेप्ट, नॉट डिस्टेबलाइजेशन कॉन्सेप्ट। यह स्थायित्व प्रदान करने वाला कॉम्प्लेक्स है, यह स्थायित्व को घटाने वाला कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो हमें ये याद रखना है कि बे ऑर्बिटल्स जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होती है, आने वाले लिगेंड उन ऑर्बिटल्स पर ज़्यादा प्रतिकर्षण बल लगाते हैं। जिस बॉन्ड ने अपने आकार को लंबा कर लिया, उसमें मेटल के इलेक्ट्रॉन और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन के बीच में प्रतिकर्षण बल कम हो गया, इस वजह से कॉम्प्लेक्स स्थायी हो गया। अब हम जॉन टेलर डिस्टॉर्शन के कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें देखेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।